स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के दौरान नॉर्वे पहुंचे तो वहां पर एक पत्रकार मिली जिन्होंने सवाल किया और फिर माहौल बना दिया कि प्रधानमंत्री उनसे डर गए और सवालों का जवाब दिए बिना भाग गए। अब इन पत्रकार को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। हेले लिंगे नाम है इनका और अब सोशल मीडिया ट्विटर एक्स पर भी एक्टिव हो गई हैं उस विवाद के बाद। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के भाग गए, जो कि राहुल गांधी, राणा अयूब, आरफा खानम, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, मतलब नाम ले रहा हूं, इन सब जो दावा कर रहे हैं उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी बताइए, क्या मामला है? प्रधानमंत्री डर गए नॉर्वे में? मैं अगले 2 मिनट में जो बता रहा हूं वो इस देश में किसी पत्रकार ने आपको नहीं बताया हो। और ये सारा विवाद वगैरह ये सब छोड़ दीजिए, हम शुरू करते हैं। बाकी सब ये हेले लिंग के बारे में आ गया है कि वो जिस अखबार में काम करती थी उसका सर्कुलेशन 3-4 हजार था। ये 3-4 साल की थी, इसका वेरीफाई हुआ है अभी मोदी की यात्रा के ठीक पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ये बैठी हुई थी, इसके बगल में बैठी हुई थी द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर, और सुहासिनी हैदर ने वहां के प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा और इसने भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, जबकि वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। प्रेस ब्रीफिंग में क्या होता है कि 2 नेता खड़े होकर आते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं और चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो हर कोई जानता है। और जब हिंदू की सुहासिनी हैदर जैसी पत्रकार थी, इसको पता था कि जवाब तो मिलना है नहीं। तो ये इसने जो सवाल पूछा, ये हेले लिंग ने, तो ये भारत में वायरल हुआ कि देखिए मोदी जी डर गए। और सुहासिनी हैदर ने जो सवाल पूछा वो नीदरलैंड में वायरल हुआ कि देखिए वहां के प्राइम मिनिस्टर डर गए। तो ये दोनों की आपसी मिली भगत थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड क्यों महत्वपूर्ण है? माफ कीजिएगा, नॉर्वे। ये नॉर्वे में हुआ। तो ये नॉर्वे क्यों महत्वपूर्ण है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और ओस्लो से पुरस्कार मिलते हैं नोबेल पीस प्राइज। और नोबेल पीस प्राइज ही नहीं, यहां से मिलता है रोमन मैग्सेसे, यहां से मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल अवार्ड। ये जितने अपने यहां शोर करने वाले आंदोलन जीवी हैं, और मैं बार बार बोलता हूं नोबेल पीस प्राइज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भसड़ नोबेल पीस प्राइज वालों ने मचा के रखा है, चाहे वो म्यांमार हो या बांग्लादेश हो। अब भारत में ये मिला है अमर्त्य सेन को, मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ये अभी। और जो मैं देख रहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है मेधा पाटकर को, और रोमन मैग्सेसे वाला तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका में जब एलटीटी और श्रीलंका सरकार के बीच जो बातचीत हो रही थी, तो मध्यस्थ कौन सा देश था? नॉर्वे। अब ये नॉर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए नॉर्वे का तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, न भारत के साथ, न श्रीलंका के साथ, न कुछ नहीं। तो नॉर्वे क्यों? नॉर्वे को कहते हैं यूरोप अमेरिका का सॉफ्ट पावर। जहां वो सेना के बल पर कुछ नहीं कर पाते ना, तो वो क्या करते, इस तरह अवार्ड, तो ह्यूमन राइट्स, तो फ्रीडम प्रेस वगैरह सब जो जारी होता है, सब नॉर्वे से जारी होता है। तो ये दुनिया के उस देश पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जहां ये बाद में कांड करने वाले हैं। तो स्टेज पहला यह था कि नॉर्वे की तरफ से यह प्रेशर आना शुरू हो गया। और फिर आप देखिएगा कि जितने आंदोलन जीवी लेफ्ट लिबरल गैंग है वो सब इस पे टूट पड़े, राहुल गांधी इंक्लूडिंग। अब कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, भारत से उसका सिरा जोड़िए। अभी 2 दिन पहले ये जोसेफ ने, विजय जोसेफ ने 2 स्टेप उठाया है। एक है तमिलनाडु में आरएसएस से प्रतिबंध, और दूसरा स्टेप उठाया है लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के समाधि पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित करना। एक मिशनरी क्रिश्चियन जो कि क्रिप्टो क्रिश्चियन है, वो आरएसएस पे बैन करता है और एलटीटी के पास क्यों जाता है? एक बार फिर से उस क्षेत्र को अशांत करने की योजना है, नॉर्वे के थ्रू ये योजना है। एक चीज और है, तमिलनाडु में इस वक्त 1385 मिशनरीज काम कर रहे हैं, छोटे बड़े सारे। माफ कीजिएगा, भारत में 1685 काम कर रहे हैं, 1685 भारत में।
जिसमें से 1300 कुछ अकेले तमिलनाडु में है। मतलब तमिलनाडु बहुत तेजी से वहां मिशनरीज फैल रहे हैं और बहुत तेजी से वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब तमिलनाडु और नॉर्वे ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, बस 1 मिनट दीजिए जी। चाइना किसी भी कीमत पे चाहता है तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो भारत कर रहा है वो रुके। और चाइना डायरेक्ट फंड यहां के एनजीओज को नहीं कर रहा है, वो भेज रहा है सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप और नॉर्वे के जरिए यहां के मिशनरियों को फंडिंग हो रही है, ये एनजीओज को फंड हो रहा है। और ये जो सवाल उठाया है इस पत्रकार ने वही फंडेड सवाल है वो, और उसको हाथों हाथ ये टूलकिट ने लिया है यहां पे। अब द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों रोकना चाह रहा है वो आप समझिए। एक चाइना में एक शब्द है द चाइनीज डायलेमा या द मलक्का डायलेमा उसको बोलते हैं। मलक्का डायलेमा का मतलब यह है कि चीन को मजबूरी वश अपना 80% व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू करना पड़ता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब भारत का द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे पूरी तरह निगरानी हो जाएगी भारत की। यह चाइना नहीं चाहता है। यह टूलकिट समझिए, यह खबर नहीं है, यह खबर तो कोई एक बच्चा भी बता दिया कि उसने सवाल किया, वीडियो वायरल हो गया और वायरल करवाया भी गया। ये सब अच्छा सवाल यह है कि एक पत्रकार के हेले ने उसके बाद राहुल गांधी को ट्वीट किया कि आप मुझसे इंटरव्यू के लिए जुड़िए, मैं समझना चाहती हूं कि क्या माहौल है क्या नहीं भारत में, और आई एम श्योर कि वो देगा। मैं तो बता दिया ना कि क्यों, ये सभी एक ही इकोसिस्टम के पार्ट है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध के लिए तमाम एनजीओज को बुलाया गया है। योगेंद्र यादव ने बयान दे दिया है। अब आने वाले दिनों में आपको जितना अरुणा रॉय, राणा अयूब, अरुंधति राय, मेधा पाटकर, ये सबके बयान अभी आएंगे। और अगले 1 हफ्ते में आप देखिएगा कि 4 अखबार का मैं नाम ले रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो बताइएगा 1 महीने के अंदर। फाइनेंशियल टाइम्स, एफटी जो है वो, वाशिंगटन पोस्ट जिसको डोनाल्ड ट्रंप द चाइनीज पोस्ट कहते हैं उसमें, एनवाई टाइम्स में, इसमें आर्टिकल आने वाले हैं भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, और ह्यूमन राइट्स को लेकर आर्टिकल आने वाले हैं। ये वीडियो नोट कर लीजिए आप। ये आर्टिकल लिखेंगे कौन कौन, तो यही राणा अयूब लिखेंगी। राणा अयूब पता है ये जो हेले लिंग है ना, इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हेले लिंग के जरिए वो मसला उठाया, भारत में विवाद बनाया। अब इस आर्टिकल लिखेंगी राणा अयूब और भारत में ये सारी तैयारियां चल रही। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि ये लड़की जो है इसको कुछ पता नहीं भारत के बारे में, इसको चौहद भी भारत का नहीं पता। इसको ह्यूमन राइट्स छोड़ दीजिए, इसको सिर्फ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल के अलावा कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि आज तक इसने कभी आर्टिकल लिखा ही नहीं इंडिया को लेकर कभी कुछ। इसको बताया गया कि तुमको ये करना है, और वो कब, जब वो खत्म हो रही थी प्रेस ब्रीफिंग, उसके बाद जब निकल रहे थे तब पीछे से ये बनाती है। और फिर एक और थी, जब भारत के एम्बेसडर वीजी जॉर्ज साहब सवालों का जवाब दे रहे थे, इसने सवाल पूछे, बहस की, और जब वो जवाब देने लगे तो खुद भी उठ के चली गई। और बाद में इससे पूछा गया कि भाई सवाल पूछा तो जवाब क्यों नहीं लिया था, तो इसने कहा मैं पानी पीने गई थी। अरे 4वीं क्लास का बच्चा भी पानी पीने, इस तरह का बहाना नहीं बनाता। मतलब सवाल पूछूंगी पर जवाब की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और बाद में इसको ये लालच दिया गया कि तुम बहुत फेमस हो जाओगी इंडिया में। बिल्कुल, तुरंत नया ट्विटर बन गया भाई, तुरंत नया एक्स हैंडल बन गया। बिल्कुल, और भारत में तो एकदम वीडियोस बनने लगे, मोदी डर गए। और बड़े बड़े ये सारे लोग जो है ना, वो वही ये सब जो वीडियो बनाते। अच्छा, वो लड़की 28 साल की लड़की है, वो पता है उसने आज तक कुल मिला के 4 आर्टिकल लिखे हैं, और वो रेगुलर स्टाफ नहीं है उस अखबार का। उस अखबार का नाम है डेटा सेविश। अब देखिए उस अखबार के सारे आर्टिकल्स, इसने सिर्फ आज तक 4 आर्टिकल लिखे हैं। और ये पत्रकारिता के लिए वहां नहीं जानी जाती, ये वहां रील्स बनाने के लिए जाती है। इसके खूब स्विंग सूट में वहां रील्स हैं। अच्छा, वो भी नहीं चल रहे थे। भारत के विरोध में कोई भी गोरा कुछ भी बोल दे, ये हाथों हाथ भारत में बैठे लोग क्यों ले लेते हैं? अरे वही बताइए ना, मियां खलीफा तक को ले लिया था किसान आंदोलन के समय। बाकी कोई नहीं मिला, तो किसान आंदोलन के समय मियां खलीफा ने एक ट्वीट कर दिया था और उसकी तारीफों के ये पुल बांधने लगे। तो इनके लेवल का तो कोई, मतलब कि मेरे से तो मत ही पूछिए। ये लड़की खुद को इसको नहीं पता होगा कि अच्छा ये भी हो जाएगा, मैं ऐसा
वो वीडियो बना दूंगी। तो उसको बोल दी होगी सुहासिनी हैदर की, तो एक काम कर, वो जब निकलता रहेगा ना तो पीछे से चिल्ला देना, मैं मोबाइल पे बना दूंगी और भारत में मैं वायरल कराऊंगी। आपको पता है जब सोशल मीडिया पे अपना ये वीडियो लगाया तो अगले 3 घंटे तक उसका वीडियो कोई नहीं देखा। फिर भारत में सुबह हुई और सुबह हुई तो राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया और उसके बाद तो दे दनादन वहां तब तक रात हो चुकी थी। अगले दिन वो सुबह उठी, आंखें मींचते हुए देखी ये क्या हो गया, मतलब उसको अपने देश में कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन भारत देखिए कैसे ये कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इनका तो खैर छोड़ ही दीजिए, दे आर गॉन किस। तो मैंने पूरी कहानी बताई कि क्या चल रहा है ये। और ये आज राहुल गांधी का बयान सुनिए, वो हर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि अगले 1 महीने में जो बर्बादी आएगी ना, देखना मोदी रोएगा। ये सही बात है कि आर्थिक संकट आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2 तरह के लोग हैं। एक आर्थिक संकट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे कम किया जाए, लोगों पे ज्यादा असर न हो, एक वो लोग हैं। और दूसरा वैसे लोग हैं अपने देश में इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आर्थिक संकट आ जाए तो बस मजा आ जाएगा, मोदी को तो इतना गाली दे देंगे, इतना गाली दे देंगे कि भर देंगे। तो वो दूसरे वाले लोग बिल्कुल देश के लिए अच्छे हैं या पहले वाले लोग हैं, जनता को फैसला करने दीजिए। बिल्कुल। और जिस एजेंडे के तहत ये सब पत्रकार खुद को कहने वाली, जो कि मई में ही सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर आई है तुरंत विवाद के बाद, उसको लेकर क्या माहौल बनाया जा रहा है, उसके पीछे की क्या गुणा गणित, क्या साजिशें हैं, उस पर हमने चर्चा की। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।